नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। साल 2020 हमारे लिए एक बुरे सपने से कम नहीं रहा है। इस साल देश चौतरफा समस्याओं से घिरा रहा। भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक मंचों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना से लेकर नेपाल और चीन विवाद तक, बाढ़ से लेकर दंगों और फैक्ट्रियों में आग तक, सभी समस्याओं से देश जूझ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही घटनाओं के बारे में और साथ ही यह भी बताएंगे कि क्या कुछ अच्छा भारत के लिए हुआ है। कुछ अच्छी बातों पर गौर करें तो पाएंगे कि भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तब बड़ी उपलब्धि हासिल की जब मध्य प्रदेश के रीवा में भारत ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया। इसके अलावा रफाल को भारत के वायुसेना बेड़े में शामिल कर लिया गया। नई शिक्षा नीति का दस्तावेज तैयार किया गया जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि साल की शुरुआत हुई विवादित विधेयक CAA के विरोध से जब कई अल्पसंख्यकों और सिविल सोसाइटीज ने इस कानून का विरोध किया। इस कानून के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हुए। जनवरी और फरवरी के बीच जामिया व JNU में हिंसा भड़की। यह मुद्दा CAA विरोध के साथ ही फीस वृद्धि भी था। इसी बीच देश के तमाम विश्वविद्यालयों में भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इन विरोधों ने फरवरी के महीने में एक बड़ी घटना का रूप ले लिया जब दिल्ली में CAA कानून के विरोधी और समर्थक दल आपस में भिड़ गए। जल्द ही इस भिड़ंत ने सांप्रदायिक दंगों की शक्ल ले ली। एक हफ्ते तक चली इस हिंसा में जान माल का भारी नुकसान हुआ। दिल्ली 1984 के बाद सबसे अधिक अशांत दिखी। इस दंगे की जांच भी विवादों के घेरे में रही है। दंगों की दूसरी प्रमुख चिंगारी 11 अगस्त को बेंगलौर में भड़की, जहां कांग्रेस विधायक के भतीजे के कथित मुस्लिम विरोधी पोस्ट ने तनाव पैदा कर दिया। इस दंगे में कांग्रेस नेता का घर तोड़ दिया गया, जिसके चलते प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस दंगे में 3 लोगों की जान चली गई और 80 के करीब लोग घायल हो गए। दंगों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी परेशानी यानी कोरोना की। जिस समय दिल्ली दंगों से पूरा देश स्तब्ध था, ठीक उसी समय एक बड़ी वैश्विक महामारी देश में प्रवेश कर रही थी। भारत में कोरोना से पीड़ित पहले व्यक्ति की पुष्टि 30 जनवरी को हुई, जब एक मेडिकल की छात्रा वुहान से केरल आई और परीक्षण के बाद उसे कोरोना संक्रमित पाया गया। 22 मार्च तक कोरोना के मामले 69 तक पहुंच चुके थे, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और उसके बाद 24 मार्च को 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। हालांकि लॉकडाउन से कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या पर लगाम नहीं लगी। 19 मई को देश में कोरोना मामलों की संख्या 1 लाख पार कर गई। 17 जुलाई को यह संख्या 10 लाख पार कर गई। कोरोना मामलों की संख्या 10 लाख से 20 लाख होने में मात्र 16 दिन लगे और 6 अगस्त को यह संख्या 20 लाख पार हो गई। वर्तमान की बात करें तो भारत विश्व में एक दिन में सर्वाधिक मामले दर्ज कराने वाला देश है। अमेरिका के बाद सबसे अधिक मामले भारत में हैं। 10 सितंबर के आंकड़ों तक भारत में कोरोना के कुल मामले 44,63,000 हैं। इसमें से 34,69,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 75,091 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार जैसे राज्य सर्वाधिक प्रभावित हैं। कोरोना महामारी ने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है। इन सब के बीच बदहाली की कई तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि पूरा देश बंद होने से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई, बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। इन सभी पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की हालत पर। 2020 में फैले कोरोना ने इन सभी दिक्कतों के अलावा हमारी अर्थव्यवस्था का भी बंटाधार कर दिया। 2020 में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, ठीक उसी तरह अर्थव्यवस्था भी गर्त में जा रही थी। सरकार द्वारा जारी किए गए दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े निगेटिव ग्रोथ यानी -23.9% तक चले गए हैं। इसके लिए सरकार देशव्यापी लॉकडाउन को जिम्मेदार मान रही है और जनता को आश्वासन दे रही है कि तीसरी तिमाही में स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। हालांकि यहां पर यह जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था की बदहाल हालत के लिए सिर्फ कोरोना जिम्मेदार नहीं है। पिछली 8 तिमाहियों से देश की GDP में लगातार गिरावट जारी है।
फरवरी मार्च के महीने में ही देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और लघु उद्योग सेक्टर घाटे की ओर मुड़ चुका था। जीडीपी में इस गिरावट की भरपाई में अभी लंबा समय लगने वाला है। लॉकडाउन के बाद से ही देश में बेरोजगारी की दर में अचानक उछाल आया है। इन सभी आंकड़ों से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सरकार का दावा अभी दूर की ही कौड़ी है। अर्थव्यवस्था की बदहाल हालत के बाद अब बात कर लेते हैं बेरोजगारी के मुद्दे की। हाल ही में बेरोजगारी को लेकर भारत में कई प्रदर्शन हुए हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या पहले से ही एक बड़ा संकट रही है। साल 2020 में लगे लॉकडाउन के कारण यह संकट और गंभीर हो गया। आर्थिक क्रियाकलापों के बंद होने से लोगों की नौकरियां चली गईं, जिसने बेरोजगारी की दर को बढ़ा दिया। साल की शुरुआत में यह दर 7.2% थी, जो मार्च महीने में 8.8 तक पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अप्रैल माह से लेकर अब तक लगभग 2 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। जुलाई महीने में लगभग 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई। कृषि और निर्माण क्षेत्र में 41 लाख लोगों की नौकरी चली गई। अप्रैल मई के महीने में बेरोजगारी की दर 23.5% तक थी, जो जून में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 11% के करीब हो गई। इसके अलावा जिनकी नौकरियां नहीं गई हैं, वो भी सैलरी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई कर्मचारी या तो बिना वेतन के या फिर आधे वेतन पर काम कर रहे हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बटी हुई है। लॉकडाउन का सबसे गहरा असर असंगठित क्षेत्र में देखने को मिला है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन लागू होने के बाद न्यूनतम 52% मजदूरों को मार्च, अप्रैल और मई महीने में कम से कम 1 महीने की सैलरी नहीं मिली है। मजदूरों की आमदनी प्री लॉकडाउन पीरियड की तुलना में आधे से भी कम रह गई है। इस तरह से 2020 में बेरोजगारी का मुद्दा सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से ही भुखमरी का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, जो इस साल बहुत ज्यादा जटिल हो गई। एक ओर जहां भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादक देशों में से एक है, वहीं दूसरी ओर भारत में भूखे लोगों की एक बड़ी आबादी भी रहती है। दुनिया के करीब 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में हैं। महामारी ने इस स्थिति को और बदतर बना दिया है। वायरस ने वैश्विक और स्थानीय प्रणालियों को बाधित किया, जिसके कारण भारत का गरीब तबका सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 189.2 मिलियन लोग कुपोषित हैं। 2019 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 117 देशों में से भारत का स्थान 102 है। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने मजदूरों को पैदल चलने पर मजबूर किया। इसके चलते कुपोषण की समस्या और जटिल हो गई है। यह स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है, क्योंकि देश अभी अन्य कई समस्याओं से जूझ रहा है। इन सब के अलावा जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, वो है शिक्षा का क्षेत्र। पिछले लगभग 6 महीनों से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। धीरे धीरे ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई का काम पटरी पर आया है। यूनिवर्सिटी और स्कूल वगैरह में सालाना परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यमों से ली जा रही हैं। लेकिन इसी समय डिजिटल डिवाइड की भी एक स्थिति देखने को मिली है। एक तरफ जहां निजी स्कूलों ने अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यमों पर शिफ्ट कर दिया, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में यह करना बहुत मुश्किल हो गया। इसके अलावा एक बड़ी समस्या आर्थिक मोर्चे पर रही। क्योंकि लॉकडाउन से बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए, इसलिए पेरेंट्स के सामने बच्चों की फीस भरने की समस्या आई। फीस न मिलने का बहाना लेकर निजी स्कूलों ने टीचर्स का वेतन रोक दिया। इस तरह से एक बड़ा आर्थिक लेन देन रुक गया। 2020 में इस महामारी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की हकीकत को बहुत कठोरता से सबके सामने रखा है। ऑनलाइन माध्यमों में होने वाली पढ़ाई हर किसी की हैसियत में नहीं है। पुरानी परंपरा पर चल रहे टीचर्स को भी अलग से तकनीक सीखनी पड़ रही है। इन सब के बीच सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई से मायूस हैं। शिक्षकों की सैलरी नहीं आ रही है और उनके प्रदर्शनों को कोई महत्व नहीं मिल रहा है, और इस तरह से पढ़ाई लिखाई का काम राम भरोसे है। 2020 को कई बड़ी दुर्घटनाओं के लिए भी याद रखा जाएगा। देश अभी कोरोना का कहर देख ही रहा था कि 7 मई 2020 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक एलजी पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव की दुर्घटना हो गई।
बताया गया कि रेफ्रिजरेशन में तकनीकी खामी से यह हादसा हुआ। गैस लीक के इस हादसे ने प्लांट के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में एक 8 साल की बच्ची समेत 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 से अधिक लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के अलावा ऐसी ही कई घटनाएं घटी, जिसमें असम के बाघजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऑयल फील्ड में हुई गैस लीकेज, गुजरात के भरूच में स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग और गुजरात के ही वलसाड और अंकलेश्वर की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग शामिल है। इन सभी दुर्घटनाओं से मानवीय क्षति, आर्थिक नुकसान के अलावा पर्यावरण को भी हानि हुई है। आर्थिक मोर्चे के बाद जानते हैं कि पर्यावरण में भारत का क्या हाल रहा है। कोरोना के इस काल में प्रकृति ने भी कई रंग दिखाए। एक ओर लॉकडाउन लगने से जहां नदियां और झीलें स्वच्छ हो गई, वहीं हिमालय की चोटियां बिहार से भी नजर आने लगी। दूसरी तरफ इस साल 1 जनवरी से अब तक 225 छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें से 17 भूकंप अकेले दिल्ली एनसीआर के इलाके में आए हैं। पिछले 6-7 महीनों में अनेकों भूकंप आए, जिसका केंद्र मुख्य रूप से दिल्ली, एनसीआर, गुजरात और उत्तर भारत के कुछ इलाके रहे। लॉकडाउन के बीच 12 अप्रैल और अगले दिन 13 अप्रैल को दिल्ली में 2 भूकंप आए, जो 3.5 रिक्टर स्केल के पैमाने पर थे। भूकंप का केंद्र पूर्वी दिल्ली था। 14 जून को गुजरात में भूकंप के झटके से धरती हिल उठी। इस भूकंप की तीव्रता 5.5 रिक्टर स्केल पर आंकी जा रही थी। बताते चले कि कोरोना काल में लगातार भूकंपों के झटके कई समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपदा में जान माल की सुरक्षा के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बड़ी चुनौती है। भूकंप के अलावा भारत में आकाशीय बिजली का कहर भी देखने को मिला। इस साल तेज बारिश के चलते बिजली गिरने से बिहार, झारखंड, ईस्ट यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ईस्ट राजस्थान जैसे राज्य प्रभावित हुए। ईस्ट यूपी, बिहार और झारखंड में बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के आंकड़े के अनुसार यूपी और बिहार में बिजली गिरने से 315 लोगों की जान चली गई व कुल 89 लोग बिजली की चपेट में आने से घायल हुए। मध्य प्रदेश में जहां 6 माह में बिजली गिरने से करीब 90 लोगों की मौत हुई, वहीं छत्तीसगढ़ में भी इससे कुल 7 लोगों की जान चली गई। प्राकृतिक आपदाओं की अगली कड़ी में चले तो हम पाएंगे कि भारत के तटवर्ती इलाकों को तूफानों से जूझना पड़ा। 22 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान तूफान ने दस्तक दी और इस तूफान ने इन दोनों राज्यों को काफी नुकसान पहुंचाया। हिंद महासागर में दूसरा तूफान निसर्ग था, जो 1 जून को गठित हुआ और 3 जून को मुंबई में आया। इसके कारण महाराष्ट्र में बिजली एवं यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। भारत में मानसून इस साल समय पर तो आया, लेकिन मानसूनी बारिश ने कई राज्यों में बाढ़ की समस्या पैदा कर दी। उत्तर और दक्षिण का फर्क मिटाते हुए बाढ़ ने सभी राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में असम, बिहार, ओडिशा के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। मई महीने में आई असम में बाढ़ से 3 महीने तक 3 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित रहे। असम के लगभग 33 गांव और काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य बुरी तरह से प्रभावित हो गए। बिहार में आई बाढ़ से 16 जिले तो उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ से करीब 14 जिले प्रभावित हुए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी ने भी कहर बरपाया। ओडिशा के करीब 20 जिले बाढ़ में डूब गए। बिहार में बाढ़ के चलते जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया। भारत में बाढ़ की समस्या कोई नई बात नहीं है। समस्या इस बात की है कि असम, बिहार और महाराष्ट्र में बाढ़ का स्थायी स्वरूप होने के बावजूद इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। प्रशासन हर साल लाचार ही नजर आता है। अभी भी बाढ़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसके चलते जनधन की तो हानि होती ही है, साथ ही सामाजिक जीवन भी ठप पड़ जाता है। राजनीतिक रूप से तथा वैश्विक स्तर पर भी इस वर्ष कई बड़ी घटनाएं घटी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आ गई, तो वहीं मणिपुर और राजस्थान में भी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। सचिन पायलट ने राजस्थान में लंबा गतिरोध खड़ा कर दिया, जो बाद में सुलझा लिया गया। वैश्विक स्तर पर चीन और नेपाल से सीमा का विवाद सामने आया।
एक ओर जहां नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को अपने मानचित्र में प्रदर्शित कर नया विवाद खड़ा कर दिया, वहीं चीन ने गलवान और पैगोंग क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ाकर भारत के लिए चिंता बढ़ा दी। इसी बीच गलवान में झड़प के दौरान 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। हाल ही में 45 साल बाद दोनों देशों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई। इस दौरान दोनों देशों के बीच गतिरोध को समाप्त करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आइए अब बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने इन साल हमें अलविदा कह दिया। साल 2020 कई सूरतों में हमें मायूस कर चुका है। इस साल कई सितारों ने हमें अलविदा कह दिया और कोरोना के चलते हम उन्हें ढंग से अलविदा भी नहीं कह पाए। यह लिस्ट बहुत परेशान करने वाली है क्योंकि ये सभी सितारे हम सभी के दिलों के बहुत करीब थे। बॉलीवुड को बड़ा झटका तब लगा जब 29 अप्रैल को इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। 2018 में उन्हें पता चला कि वह न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। अंग्रेजी मीडियम उनकी आखिरी फिल्म थी जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। अगले ही दिन मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर भी हमारे बीच नहीं रहे। वह अपनी एक्टिंग और बेबाकी के लिए मशहूर थे। इसके बाद कई शख्सियतों ने हमारा साथ छोड़ दिया। इनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मशहूर शायर राहत इंदौरी, मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान, शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित जसराज, महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह, मशहूर भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान शामिल थे। इसके अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर साजिद वाजिद की जोड़ी से वाजिद ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या की घटना सबसे अधिक सुर्खियों में रही। इस घटना की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। ये थी वो समस्याएं जिन्हें हम अभी तक देख चुके हैं या देख रहे हैं। इसके अलावा कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिली। पर्यावरण के अलावा बंगलौर हिंसा में जहां कुछ मुस्लिम युवकों ने एक मंदिर को मानव चेन बनाकर बचाने की कोशिश की, वहीं दिल्ली दंगों में कई हिंदू मुस्लिम घरों की रक्षा करते दिखाई दिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।